नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शब्द शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर बुद्धमती यादव, सह आचार्य हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज अलवर, आज आपको शब्द शक्तियों के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। शब्द शक्तियाँ। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द में जो अर्थ हम निकालने का प्रयास करते हैं, उसको प्रकट करने वाला जो शब्द है वही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला व्यापार या कार्य जो है वो शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें प्रथम है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो हम सर्वप्रथम अभिधा शब्द शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई शब्द है, उसका जैसा कहा गया है वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। साधारण से मतलब है जो व्यवहारिक, उस शब्द का जो अर्थ है वही यदि ग्रहण किया जाता है तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया का ज्ञान कराती है। ये इनसे संबंधित ज्ञान कराने का कार्य करती है अभिधा शब्द शक्ति। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे वह अत्यंत रूपवती है। तो यहाँ पर जो रूप अत्यंत रूपवती है या रूपमती है, ये क्या है? उस महिला के गुण का बखान यहाँ कर रहे हैं। तो सीधा सीधा भाव आ रहा है कि वह बहुत ही सुंदर है। सीधा अर्थ निकल रहा है, इसके अंदर कोई दूसरा अर्थ जो है वो छिपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से यह एक कुर्सी है। तो कुर्सी द्रव्य है, तो इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह एक कुर्सी है। इसमें भी कोई दूसरा भाव नहीं है। इसी प्रकार से यह राम का पैन है। इसमें मनुष्य जाति राम और पैन हो गया द्रव्य, तो दोनों का ही इसमें वर्णन है। तो दोनों के विषय में ही इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर भी इस वाक्य से भी हमें यही पता लग रहा है कि यहाँ पर राम के पैन के बारे में बात की जा रही है। तो सीधा सामान्य अर्थ, व्यवहारिक अर्थ है। इसी प्रकार से मीना जा रही है, यहाँ पर क्रिया बताई गई है। तो क्रिया को बताने के लिए यहाँ पर ये वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी सीधा सीधा अर्थ है कि मीना जा ही रही है और कोई अन्य अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। अब हम दूसरी जो शब्द शक्ति है लक्षणा, उसके विषय में जानने करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से मूल अर्थ प्रकट न होकर उस मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट होता हो, तो वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार या कार्य लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तात्पर्य क्या है कि जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ
यानी जो शब्द है उसका जैसे अभिधा वाला जो अर्थ है उस मुख्य अर्थ से मूल अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। जो हम जानना चाह रहे हैं वो अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। उस मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला, उसी मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ है, यानी एक बा हुआ है, उस भाव को या उस अर्थ को प्रकट करने वाला जो व्यापार है या जो कार्य है, ये वो शब्द है, वही क्या कहलाता है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब इन बात को हम, इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे है मोहित चौकन्ना हो गया, मोहित चौकन्ना हो गया। तो चौकन्ना शब्द जो है उसका मुख्य भाव क्या है और जो छिपा हुआ अन्य अर्थ है वो क्या है, इसे हम जानेंगे। तो चौकन्ना शब्द जो है, चौकन्ना, ये चौकन्ना शब्द जो है वो मुख्य अर्थ बताता है। चौकन्ने का मतलब है कान वाला, और अन्य अर्थ जो है वो है किसी बात को ध्यान से सुनना या सजग हो जाना। चौकन्ना कि ये चौकन्ना रहना चाहिए, यानी सावधान होना या सजग हो जाना या सावधान होकर के बात को सुनना। तो इसलिए यहाँ पर चौकन्ना शब्द का मुख्य अर्थ है चार कान वाला, लेकिन उसमें जो भाव छिपा हुआ है उसका कहने का तात्पर्य यह है कि सजग हो जाओ या बात को ध्यान से सुनो। इसी प्रकार से दूसरा अर्थ है, दूसरा उदाहरण है दिलीप तो निरा गधा है। यहाँ पर जो गधा शब्द है, इसका हमें अर्थ देखना है कि मुख्य अर्थ क्या है और अन्य अर्थ क्या है। तो मुख्य अर्थ के अंतर्गत आता है कि एक पशु विशेष के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है गधा, यानी एक पशु विशेष है। और लेकिन क्योंकि दिलीप तो निरा गधा है, तो यहाँ हम उसको गधा नहीं कह रहे, उसमें जो भाव छिपा है वो कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए अन्य अर्थ क्या है? मूर्ख। तो इसलिए हम उसको सीधा सीधा मूर्ख ना कह करके उसको हम गधा कहते हैं। तो इसलिए दो भाव छिपे हुए हैं, जो सामान्य अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ से अलग, उसके साथ ही भाव देने वाला जो दूसरा अर्थ है वो अर्थ उसके साथ जुड़ा रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है? अर्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ का होना भी आवश्यक होता है। इन दोनों का होना आवश्यक है। अब तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। व्यंजना किसे कहते हैं? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ है उसका मुख्यार्थ भी नहीं निकल रहा है, मुख्यार्थ भी अलग है, उसका लक्ष्यार्थ भी अलग है, इन दोनों से भी अलग एक और अर्थ है जो भिन्न अर्थ हमें पता लगता है। तो उस संदर्भ में वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना से जो निकलने वाले अर्थ हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शक्ति किसी नए अर्थ को प्रकट करती है जो न तो उसके मुख्य अर्थ से संबंधित होता है और न ही उसके लक्ष्यार्थ से संबंधित होता है। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर
करता है। जो जैसा पढ़ता है, जैसा समझता है, उसी संदर्भ में ही उस शब्द का अर्थ ग्रहण करता है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ जो है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न है, दोनों से अलग जो तीसरा अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत मात्र करती है, बाकी अर्थ कल्पना के आधार पर श्रोता या पाठक को ही लगाना होता है। केवल एक शब्द दे दिया जाता है और उससे ही हमें उसकी कल्पना करनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर इसका क्या अर्थ आएगा, कैसे अर्थ ग्रहण किया जाएगा। कल्पना का सहारा इसमें लेना पड़ता है। अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब यहाँ पर मोती, मानुस और चून, ये जो शब्द हैं इनका यहाँ पर उन्होंने संकेत दे दिया है, मोती, मानुस और चून का। अब हमें अर्थ ग्रहण करना है कि मोती से पानी का क्या अर्थ निकलेगा, मनुष्य के अर्थ में हम पानी का क्या अर्थ निकालेंगे, और चून यानी आटा जो है उसके संदर्भ में पानी का किस तरह से उपयोग होगा। तो उसको हम इस तरीके से ग्रहण करेंगे। चून के अर्थ में तो हम लेते हैं जल। चून यानी आटा लगाएंगे तो उसके लिए जल चाहिएगा। उसके पश्चात के अर्थ में यदि हम ग्रहण करते हैं तो इज्जत, और मोती के अर्थ में यदि ग्रहण करते हैं तो चमक। तो पानी से जो इज्जत का अर्थ ग्रहण किया गया है मनुष्य के संदर्भ में, वो क्या है, व्यंग्यार्थ है। इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इसीलिए हम अर्थ ग्रहण कर पाते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कि पानी जब चला जाता है या पानी नहीं रहता है तो क्या होता है, सब सूना हो जाता है। मोती यानी मोती की जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है, मनुष्य की इज्जत चली जाती है, तो और बिना आटे आटा भी नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जल को अलग अलग अर्थों में ग्रहण किया गया है। अब हम तीनों ही जो शब्द शक्तियाँ हैं उनको, तीनों शब्द शक्तियों के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन शब्द शक्तियाँ हैं इसमें। तो प्रथम जो अंतर है वो किस अर्थ के संदर्भ में है कि अभिधा जो होती है वो शब्द का साधारण और व्यवहारिक अर्थ इसका निश्चित होता है, इसमें कल्पना नहीं करनी पड़ती। जो इसका अर्थ है वो साधारण होता है और व्यवहारिक होता है, और वो अर्थ निश्चित है, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता, और उसमें कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसमें शब्द के जो साधारण अर्थ हैं उससे ही मिलता जुलता हुआ अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, और इसलिए इसका अर्थ निश्चित नहीं होता। अर्थ की दिशा निश्चित होती है और थोड़ी सी इसमें कल्पना करने की जरूरत पड़ती है। लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द के जो साधारण उससे मिलता जुलता हुआ ही अर्थ ग्रहण करना पड़ता है लक्षणा में, और ये अर्थ जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसलिए अर्थ की दिशा तो निश्चित है कि हमें इस दिशा में ही जाना है, लेकिन उसे हमें थोड़ी सी कल्पना करके इमेजिनेशन काम में लेनी पड़ती है कि यहाँ इसका कैसे अर्थ ग्रहण किया जाएगा, इस तरह से उसको प्रयोग करा जाएगा। तो इसलिए कल्पना का लेकर उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अब उसके पश्चात है व्यंजना शब्द शक्ति में कि अभिधा
और लक्षणा से भिन्न कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। न तो अभिधात्मक अर्थ निकलता है, न लक्षणात्मक अर्थ निकलता है। इन दोनों से इतर कोई अन्य अर्थ जो है वो इससे ग्रहण किया जाता है व्यंजना शब्द शक्ति से, और अर्थ के संदर्भ से स्वतः अपना रूप लेता है। जो अर्थ निकल रहा है उसी से ही संदर्भ ग्रहण करता हुआ वो उसको अर्थ को ग्रहण करता है, और इसीलिए यहाँ पर कल्पना की पूर्ण आवश्यकता होती है। बिना कल्पना के यहाँ पर अर्थ को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब हम इसके अगले बिंदु पे आते हैं कि अभिधा के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यानी अभिधा का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, साधारण और व्यवहारिक अर्थ निकलता है, इसलिए अन्य किसी शब्द शक्ति का सहारा इसमें लेना नहीं पड़ता है। लेकिन लक्ष्यार्थ के लिए अभिधा भी आधार बनती है। लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है तो मुख्य अर्थ को ग्रहण करना है, और फिर उससे मिलता जुलता हुआ ही हमें दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता हमें पड़े। और व्यंजना शब्द शक्ति के लिए दोनों शब्द शक्ति आधार बनती है, अभिधा शब्द शक्ति भी और लक्षणा शब्द शक्ति भी। फिर जब इन दोनों से अलग एक अन्य अर्थ और होता है, उसको ग्रहण करा जाता है कल्पना के माध्यम से, तब व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ को ग्रहण करते हैं। चौथा बिंदु है लास्ट, कि पाठक को वास्तविक अर्थ पूरा बता देती है। यानी जो उस वाक्य का या उस शब्द का जो मूल अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो अभिधा शब्द शक्ति एज इट इज बता देती है। लेकिन लक्षणा जो है वो कुछ अर्थ ही देती है और कुछ पाठक की समझ पर छोड़ देती है। थोड़ा सा हिंट तो देती है कि इस तरह से हमें इस अर्थ को ग्रहण करना है, लेकिन कुछ थोड़ी सी जो इमेजिनेशन है या कल्पना है उसका थोड़ा सा सहारा लेते हुए उस अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। और व्यंजना शब्द शक्ति कुछ संकेत देकर के ही पूर्ण रूप से कल्पना पर छोड़ देती है। व्यंजना के लिए दोनों शब्द संकेत देकर के, कुछ संकेत देकर पूर्णतः पाठक के ऊपर ही छोड़ देती है कि वो क्या अर्थ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में इन बिंदुओं के आधार पर अंतर किया जा सकता है। एक बिंदु और है जिसे हम बताना चाहेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। अभिधा शब्द शक्ति मुख्य रूप से गद्य में प्रयुक्त की जाती है। गद्य में ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस शब्द का हम सीधा सीधा या साधारण अर्थ जो है, जो व्यवहारिक अर्थ है, उसको ही हम ग्रहण करते हैं। और लक्षणा जो शब्द शक्ति है, जब तो हम लेते ही हैं कि एक शब्द है, उसका हम जो सामान्य अर्थ है उसके अतिरिक्त और दूसरा अर्थ क्या होगा, वो तो हम गद्य में काम में लेते ही हैं, लेकिन काव्य में भी इसका प्रयोग होता है इस लक्षणा शब्द शक्ति का। और अंतिम जो है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। वो केवल और केवल काव्य में ही विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, क्योंकि गद्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल काव्य में ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उस शब्द विशेष का अर्थ जो है या उस वाक्य विशेष का अर्थ जो है वो मुख्यार्थ
लक्ष्यार्थ से अलग एक अन्य अर्थ जो होता है वो उसमें बताया जाता है या उसकी कल्पना की जाती है, तो उसके आधार को ग्रहण किया जाता है। तो विशेष रूप से काव्य में ही इसका प्रयोग किया जाता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।